हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज संस्कृति मकवाना, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। आज हम क्लास 8 की हनी ड्यू बुक का चैप्टर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो स्टोरी है हमारी, ब्रिटेन और जर्मनी में जो वॉर चल रहा था 1913 और 14 के बीच में, वहां पर सेट की गई स्टोरी है। उस टाइम पर सेटेड स्टोरी है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पर। इस स्टोरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में हमारे राइटर को एक लेटर मिलेगा। सेकेंड पार्ट में हमें राइटर ने ये बताया है कि उस लेटर में क्या लिखा था, और थर्ड पार्ट में राइटर उस लेटर को राइट हैंड में डिलीवर करेंगे, मीन्स वो लेटर जिसका था उस तक पहुंचा देंगे। तो फर्स्ट पार्ट के साथ हम स्टोरी को शुरू करते हैं। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, अ रोल टॉप डेस्क। स्पॉटेड मीन्स नजर पड़ना या देखना किसी चीज को। जंक सोप मीन्स ऐसी सोप जहां पर पुरानी चीजों को रखा जाता है, जिसको बोलते हैं कबाड़ की दुकान। और ब्रिड पोर्ट एक जगह का नाम है ब्रिटेन में। रोल टॉप डेस्क एक इस तरह की टेबल होती है जिसका जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, जो टॉप होता है, उसको आप खींच करके नीचे की तरफ ला सकते हो। तो हमारे राइटर बोल रहे हैं कि कबाड़ की दुकान में उन्होंने ब्रिडपोर्ट में एक रोल टॉप डेस्क को देखा। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। द मैन प्रोबेबली, ये जो मैन है ये कौन होगा? इस जंक शॉप का मालिक, उस कबाड़ की दुकान का मालिक है। उसने बताया कि जो डेस्क है ये अर्ली 19th सेंचुरी की है और ये ओक से बनाई हुई है। ओक मीन्स एक तरह का पेड़ होता है। ओक एक ट्री है जिसकी लकड़ी से इस टेबल को बनाया गया है। आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर फॉर टू एक्सपेंसिव। राइटर बोल रहे हैं कि मुझे हमेशा से एक ऐसी टेबल चाहिए थी, बट ये हमेशा से क्या होती है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, बहुत ज्यादा महंगी होती है, इसलिए अभी तक वो खरीद नहीं पाए। This one was in a bad condition. The roll top is in several pieces. One leg clumsily mended, scratch marks all down one side. राइटर बोल रहे हैं, अब उस टेबल का डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं कि टेबल की जो कंडीशन थी वो बहुत बुरी थी, बहुत खराब हो चुकी थी। उसका जो रोल टॉप था, ऊपर से जो खींच के स्क्रॉल डाउन करने वाला जो उसका टॉप था, वो बहुत सारे टुकड़ों में टूट चुका था। उसका जो लेग मीन्स जो सपोर्ट होते हैं, टेबल के 4 सपोर्ट होते हैं, उसमें से एक जो सपोर्ट था, उसका जो एक लेग था, वो बुरी तरह से टूट चुका था। और इस टेबल पर क्या थे? स्क्रॉच मार्क्स भी थे, जले हुए के निशान भी बहुत सारे थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट। अब ये जो टेबल थी ये बहुत ज्यादा सस्ती मिल रही थी राइटर को। यहाँ पर ये जो डेस्क है बहुत ज्यादा सस्ती थी, क्योंकि ये जंक शॉप में है, कबाड़ी की दुकान में है। तो राइटर ने सोचा कि अभी खरीद लेता हूँ और मैं इसको क्या कर लूंगा, रिस्टोर कर लूंगा, मीन्स रिपेयर कर लूंगा। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। अब इसको खरीदने में, इसको रिस्टोर करने में रिस्क तो था, चैलेंज तो था, बट फिर भी राइटर इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहते थे, इस चैलेंज को, इस रिस्क को लेना चाहते थे। आई पेड द मैन एंड बोट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। अब राइटर ने क्या किया, उस जग शॉप के जो मालिक है उसको जो भी पेमेंट था उस टेबल का वो पे कर दिया, और उस टेबल को लेकर के अपने वर्क रूम में आ गए, जो कहां पर है, उनके गैरेज के बैक में, पीछे। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। और अब इस टेबल को रिस्टोर करना शुरू कर दिया उन्होंने, उस पर काम करना शुरू कर दिया। और कब किया? क्रिसमस ईव पर। क्रिसमस ईव मीन्स 24 दिसंबर। 25 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है, और अ डे बिफोर क्रिसमस उसको हम क्या कहते हैं? क्रिसमस ईव। क्रिसमस के दिन से एक पहले का दिन जो होता है उसको क्रिसमस ईव कहा जाता है। I removed the roll top completely and pulled out the drawers. अब राइटर ने क्या किया, उस टेबल को रिस्टोर करने के लिए सबसे पहले तो जो रोल टॉप था पूरी तरह से टूट चुका था, उस टॉप को कंप्लीटली उन्होंने हटा दिया और सारे ड्रॉवर्स को भी बाहर निकाल दिया। The veneer had lifted almost everywhere. It looked like water damage to me. विनीर मीन्स क्या होता है? टेबल के ऊपर जो कवर होता है, जिसको हम बोलते हैं
एक ब्यूटीफुल सा कवर लगाया जाता है टेबल को और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए। तो उस टेबल के ऊपर जो कवर था वो कवर भी क्या हो चुका था, जगह जगह से उखड़ रहा था, ऑलमोस्ट इट वाज डैमेज्ड। और ऐसा लग रहा था राइटर को कि ये टेबल पानी में भी डैमेज हुई है, क्योंकि जनरली जो वुडन पर वो कवर लगाया होता है विनीर का, वो पानी से निकल जाता है, जब उस पर वाटर लगता है तो वो डैमेज हो जाता है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। क्लियरली टेकन देयर टोल मीन्स दोनों ने मिल करके, किसने किसने, फायर और वाटर ने मिल करके पूरा पूरा रोल प्ले किया है। दोनों ने मिल करके इस टेबल को क्या किया है, डेस्क को डैमेज किया है। द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट। स्टक फास्ट मीन्स फंस जाना, अटक जाना, टाइटली बंद हो जाना। तो बाकी सब ड्रॉवर तो राइटर ने क्या किए थे, यहाँ पर ओपन कर लिए थे, बट ये जो लास्ट वाला ड्रॉवर था ये फंस चुका था। आई रीच्ड सॉरी I tried all I could to ease it out gently. In the end, I used brute force. अब राइटर क्या कर रहे थे, ऑब्वियसली ये पुरानी टेबल थी तो वो पहले जेंटली मतलब आराम आराम से इसके ड्रॉवर को खोलने की कोशिश कर रहे थे, बट जो ड्रॉवर नहीं खुल रहा था तो फिर इन्होंने क्या किया, एक ब्रूट फोर्स अप्लाई किया। ब्रूट फोर्स मीन्स जोर से ताकत लगा करके उसको खोलने की कोशिश की। I struck it sharply with the side of my fist and drawer flap opened to reveal a shallow space underneath a secret drawer. अब राइटर ने क्या किया, अपनी फिस्ट से, फिस्ट यानी मुट्ठी से मुक्का बना करके शार्पली इस पर जोर से क्या किया, स्टॉप किया, जोर से ठोका, और ये ड्रॉवर क्या हो गया, हवा में उड़ता हुआ खुल गया, और इनके इसके नीचे से, अंडरनीथ मीन्स इसके नीचे से एक सीक्रेट ड्रॉवर निकल करके आया। देखिए आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि जिस तरह से ये ड्रॉवर खुला, अंदर एक और ड्रॉवर दिखाई दे रहा है जो क्या है, एक सीक्रेट ड्रॉवर है। देयर वॉज समथिंग इन देयर। अब इस सीक्रेट ड्रॉवर में कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स। अब राइटर ने उसको देखा, खोला उसके अंदर से, तो उसके अंदर से क्या निकला, एक छोटा सा टीन का डब्बा, बॉक्स निकला। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट with a piece of lined note paper and written on it in shaky handwriting. सेलो टेप मीन्स आप लोगों के घरों में जो चिपकाने वाली टेप होती है उसको सेलो टेप बोला जाता है। तो इस टीन के डब्बे पर सेलो टेप से एक पेपर का टुकड़ा चिपका हुआ था और उस पर कुछ लिखा था इन शेकी हैंडराइटिंग। शेकी हैंडराइटिंग मीन्स टेढ़ी मेढ़ी राइटिंग में लिखा था। क्या लिखा था उस पेपर के टुकड़े पर, उस टीन के डब्बे पर चिपके हुए पेपर के टुकड़े पर लिखा था, जीम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915 टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स। यहाँ पर लिखा था कि ये जिम का लास्ट लेटर है जो कब रिसीव हुआ है, 25 जनवरी 1915 को रिसीव हुआ है, और इस लेटर को बरीड किया जाए। बरीड मीन्स दफनाना, मेरे साथ ही दफना दिया जाए जब टाइम आएगा। मीन्स जो लिखने वाला है, बोल रहा है कि ये जिम का लास्ट लेटर है और जब मैं मरूंगा या मरूंगी तो इस लेटर को भी मेरे साथ दफन कर दिया जाए, मेरे साथ बरी कर दिया जाए। I knew as I did it that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scruples. It usually does. अब राइटर आगे लिख रहे हैं कि मैं जानता हूं कि जो मैंने किया है ये गलत है, किसी और की चीज को निकाल करके उसको पढ़ना क्या है, बहुत गलत बात है, बट क्या करूं, जो मेरी क्यूरियोसिटी है वो मेरे स्क्रपल से बहुत ज्यादा ऊपर चली गई है। क्यूरियोसिटी मीन्स किसी चीज को जानने की जिज्ञासा, और स्क्रपल मीन्स ऐसी फीलिंग्स जो आपको कुछ गलत करने से रोक रही है, बोल रही है कि ये चीज गलत है। तो क्यूरियोसिटी इस स्क्रपल के जब ऊपर चली गई तो राइटर ने उस लेटर को खोल करके पढ़ने का सोच लिया, और राइटर बोल रहे हैं इट यूजुअली डज, ऐसा अधिकतर उनके साथ होता ही है। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेलप, द एड्रेस रीड मिसेस जिम मैकपर्सन 12 कूपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डोरजेट। अब उस बॉक्स के अंदर एक एनवेलप था और उस एनवेलप पर एड्रेस लिखा था, एक लेडी का नेम लिखा है मिसेस जिम मैकपर्सन और उनका एड्रेस लिखा है 12 कूपर बीचेस ब्रीडपोर्ट डोरजेट। I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated at the top December 26, 1914.
अब हमारे राइटर ने क्या किया, उस लेटर को बाहर निकाला वो और उसको अनफोल्ड किया, मीन्स खोल लिया। ये जो लेटर था ये पेंसिल में लिखा हुआ था और इस पर डेट लिखी थी इसके टॉप पर 26 दिसंबर 1914। फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट पार्ट में राइटर को लेटर मिल गया है। सेकेंड पार्ट में राइटर बताएंगे कि उस लेटर में क्या लिखा था। तो आइए जानते हैं लेटर में क्या लिखा था। डियरेस्ट कोनी, I write to you in a much happier frame of my mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. अब यहाँ पर जो ये लेटर है ये किसने लिखा है, कि मिस्टर जिम जो है इन्होंने लिखा था, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं जिम का लास्ट लेटर है। और किसके लिए लिखा है, मिसेस जिम के लिए लिखा है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। मिस्टर जिम ने अपनी वाइफ मिसेस जिम के लिए ये लेटर लिखा है। तो मिस्टर जिम ने लिखा है, मिस्टर जिम की जो वाइफ है मिसेस जिम, उनका नाम क्या है, कोनी। डियरेस्ट कोनी, प्यारी कोनी, आज मैं ये लेटर तुम्हें लिख रहा हूँ बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत अच्छा हुआ है मेरे साथ जो मैं आज तुम्हें बताना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ये लेटर तुम्हें लिख रहा हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग। कल सुबह हम सब के सब क्या थे, अपने ट्रेंचेस में खड़े थे। व्हाट इज ट्रेंचेस, ट्रेंचेस मतलब आपने देखा होगा जब सोल्जर्स होते हैं, बॉर्डर पर जो सोल्जर्स होते हैं उनको खड़े होने के लिए क्या किए जाते हैं, बड़े बड़े पीट्स यानी गड्ढे बनाए जाते हैं ताकि अचानक से उन पर कोई अटैक ना कर सके, और वो उन्हीं डिस्क में छुपे हुए रहते हैं। तो ये जो मिस्टर जिम है ये क्या है, ब्रिटेन के सोल्जर है। तो ये बोल रहे हैं कि हम सबके सब अपने ट्रेंचेस में खड़े थे क्योंकि इनका जर्मनी के साथ वॉर चल रहा है। और ये कौन सी मॉर्निंग थी, क्रिसमस की मॉर्निंग थी। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट all about as beautiful as a morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be. ये जो मॉर्निंग थी ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प एंड क्वाइट थी और वैसी ही ब्यूटीफुल थी जैसी क्रिसमस मॉर्निंग को होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा कोल्ड थी, ठंडी मॉर्निंग थी जैसे कि क्रिसमस मॉर्निंग होती है। ऑब्वियसली दिसंबर के टाइम में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो ये ठंडी बहुत ज़्यादा कोल्ड मॉर्निंग थी। I should like to be able to tell you that we began it, but the truth I am ashamed to say is that Fritz began it. Ashamed means किसी चीज पर शर्मिंदा महसूस करना, और ये फ्रिड्स वर्ड किस लिए इस्तेमाल किया गया है, ये जर्मनी के सोल्जर्स के लिए इस्तेमाल किया गया है। बिकॉज कि जो फ्रिड्स नेम है जर्मन में बहुत ज़्यादा कॉमन नेम है। तो ये जो ब्रिटेन के जो सोल्जर्स थे वो जर्मन के सोल्जर्स को फ्रिड्स कह के बुलाते थे। तो आगे जिम लिख रहे हैं कि मुझे बहुत खुशी होती अगर मैं तुम्हें ये बताता कि शुरुआत हमने की थी, बट ये बहुत शर्म की बात है कि शुरुआत किसने की थी, फ्रिड्स ने की थी। और किस चीज़ की शुरुआत की थी, इस अच्छे काम की शुरुआत की थी। फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। पहले तो क्या हुआ, जो जर्मनी और ब्रिटेन के जो सोल्जर्स हैं इनके बीच में वॉर चल रहा है, तो जर्मनी के सोल्जर्स क्या कर रहे थे, व्हाइट फ्लैग वेव कर रहे थे। व्हाइट फ्लैग मतलब सफेद झंडा लहरा रहे थे, और सफेद झंडे को लहराने का मतलब क्या होता है, वो पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि आपस में क्या हो, फाइट हो। ट्रेंचेस मीन्स अगेन द डिग्स और पीट्स, वो जो गड्ढे जिसमें वो खड़े हैं वहीं से वो क्या कर रहे हैं, जर्मनी के सोल्जर्स में से कोई एक सोल्जर क्या कर रहा है, व्हाइट फ्लैग को वेविंग कर रहा है। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। टॉमी किसे कहा जा रहा है, देखिए जिस तरह से जर्मनी में फ्रिड्स नेम कॉमन है उसी तरह से ब्रिटेन में क्या है, टॉमी नेम कॉमन है। तो जो जर्मनी के सोल्जर्स हैं वो ब्रिटेन सोल्जर्स को क्या कह के बुलाते थे, टॉमी कह के बुलाते थे, और ब्रिटेन के सोल्जर जर्मनी के सोल्जर्स को फ्रिड्स कह के बुलाते थे। तो उस साइड से एक आवाज आ रही थी, अक्रॉस द नो मैन लैंड। नो मैन लैंड मतलब होता है कि जब दो कंट्रीज की बॉर्डर है,
और बॉर्डर के बीच में सपोज एक ये कंट्री की बॉर्डर है और एक यहाँ बॉर्डर है, और इस बॉर्डर के बीच में जो ये एरिया है जिस पर दोनों कंट्रीज का हक नहीं है, दोनों कंट्रीज रूल नहीं करती, इस एरिया को बोलते हैं नो मैन्स लैंड। तो उस नो मैन लैंड के उस पार से मीन्स दूसरी बॉर्डर से आवाजें आ रही थी हैप्पी क्रिसमस, और वो कौन बोल रहे थे? जर्मनी के जो सोल्जर्स थे वो विश कर रहे थे ब्रिटेन के सोल्जर्स को। When we had got over the surprise, some of us shouted back, "Same to you, friends." अब जो जर्मनी के सोल्जर है वो बोल रहे हैं हैप्पी क्रिसमस टॉमी, मीन्स वो ब्रिटेन के सोल्जर्स को विश कर रहे हैं कि हैप्पी क्रिसमस। तो ये सब क्या थे? ब्रिटेन के जो सोल्जर्स थे ये सरप्राइज हो गए कि हमारे दुश्मन हमको क्रिसमस विश कर रहे हैं। तभी कोई पीछे से चिल्लाया, मीन्स जो ब्रिटेन के सोल्जर्स थे उन्हीं में से किसी ने रिप्लाई कर दिया कि आपको भी क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्रेंड्स, सेम टू यू। आई थॉट दैट वुड बी दैट। आगे जिम लिख रहे हैं कि मुझे लगा कि बस इतना ही है, कि वो सिर्फ क्या कर रहे हैं? क्रिसमस विश कर रहे हैं, बस आगे और ज्यादा कोई भी इंटरेक्शन और ज्यादा कोई भी कम्युनिकेशन उनके बीच में नहीं होगी। वी ऑल डिड, बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग अ व्हाइट फ्लैग। डोंट शूट लेट्स, समवन शाउटेड। अब जिम सोच रहे थे कि बस इतना ही है, बस इतनी ही बातचीत होगी, बट सडनली अचानक से क्या हुआ कि एक पर्सन अपने ग्रे कोट में, जो जर्मनी के जो सोल्जर्स थे उनका कैसा कोट होता था? ग्रे कोट होता था, ये उनकी यूनिफॉर्म का कोट है समझ लीजिए आप। ये फिर से क्या कर रहा है? एक व्हाइट फ्लैग वेव करते हुए आ रहा है, और पीछे से कोई आवाज लग रहा है कि प्लीज गोली मत चलाना, क्योंकि वो कोई भी लड़ाई झगड़ा करने नहीं आ रहे, वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने आ रहे हैं। एंड नो वन डिड, और किसी ने भी शूट नहीं किया। देन देयर वॉज अनदर फ्रेंड्स अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर। अब एक खड़ा था अपने पैरापेट पर, पैरापेट मीन्स होता है बॉर्डर के ऊपर, किसी भी वॉल या बाउंड्री के ऊपर खड़े होना। तो उनकी जो बाउंड्री थी उसके ऊपर पहले एक जर्मनी का सोल्जर खड़ा था व्हाइट फ्लैग लेकर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, सभी व्हाइट फ्लैग लेकर के खड़े हो गए। कीप योर हैंड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन, इट्स अ ट्रिक, बट इट वॉजंट। तो अब ये जो जिम है, हो सकता है कि ये क्या है? अपनी आर्मी के कमांडर है, ये हेड है, तो इन्होंने अपने सारे के सारे सोल्जर को ऑर्डर दे दिया कि क्या करो, अपने हेड्स को डाउन रखो। हो सकता है कि ये जर्मनी के सोल्जर की कोई चालाकी हो, कोई ट्रिक हो, और ये क्या कर दे? हम पे अटैक कर दे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। One of the Germans was waving a bottle above his head. It's a Christmas day, Tommy. We have snaps. We have sausages. तो एक जर्मनी का सोल्जर्स अपने हेड पर बोतल रख करके, मे बी ये ड्रिंक हो सकती है कोई भी तरह की, तो उसको अपने सिर पर वेव कर रहा है और बोल रहा है कि अरे टॉमीज, ये क्रिसमस है, चलिए क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। हमारे पास क्या है? स्नैप्स है और सोजेस है। सोजेस क्या होती है? नॉन वेजिटेरियन डिश होती है, और स्नैप्स आप समझ लीजिए कि एक तरह की शराब होती है। वी मीट यू, यस। By this time, there were dozens of them walking toward us across no man's land and not a rifle between them. अब वो क्या बोल रहे हैं कि हम तुमसे मिलने आ रहे हैं, और इसी के साथ बहुत सारे डजन्स ऑफ देम, मतलब कि कई सारे सोल्जर्स उनके पीछे से निकल करके कहाँ आ रहे थे? नो मैंस लैंड पर, जहां पर दोनों की बॉर्डर नहीं है, ना ब्रिटेन का एरिया है ना जर्मनी का एरिया है, उस बीच वाले एरिया पर आकर के सबके सब खड़े हो गए। और उन सोल्जर्स में से किसी के भी पास राइफल नहीं है, मतलब कोई भी तरह का हथियार नहीं है। लिटिल प्राइवेट मोरिस वॉज द फर्स्ट अप, कम ऑन बॉयज, What are you waiting for? अब यहाँ पर जो जिम की आर्मी का एक सोल्जर है लिटिल प्राइवेट मोरिस, इन्होंने सबसे पहले शुरुआत की, और ये भी बोल रहे हैं कि चलो किसका वेट कर रहे हो तुम लोग, जब वो लोग आ रहे हैं हमारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए तो हम भी चलते हैं। एंड देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम। आई वॉज द ऑफिसर, आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन आई सपोज, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन occurred to me I should. तो जैसे जैसे सामने से जर्मनी के सोल्जर्स आ रहे थे, इधर से ब्रिटेन के सोल्जर्स भी जा रहे थे नो मैन लैंड पर सेलिब्रेट करने उनके साथ, तो जिम बोल रहे हैं कि मैं ऑफिसर था, कोई भी उनको रोक नहीं रहा था, बट मैं ऑफिसर था और मुझे उनको रोकना चाहिए था, मुझे उनको अपने दुश्मनों के साथ सेलिब्रेट करने से रोकना चाहिए था। बट सच बताऊं तो ये ख्याल भी मेरे दिमाग में उस टाइम पर नहीं आया, बिकॉज वो भी क्या चाहते थे कि दोनों कंट्रीज की आपस में दोस्ती हो जाए और वॉर यहीं पर खत्म हो जाए। ऑल अलोंग
their lines and our, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle, and I was one of them. अब क्या हो रहा था, दोनों बॉर्डर्स के बीच में, ब्रिटेन और जर्मनी के बॉर्डर के बीच में जो नो मैन लैंड था, वहां पर धीरे धीरे सभी सोल्जर्स आते नजर आ रहे थे। सामने से ग्रे कोट्स आ रहे थे और इधर से उनकी तरफ खाकी कोट्स बढ़ रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि ग्रे कोट्स यानी कि जो जर्मनी की आर्मी है और जो खाकी कोट्स यानी कि जो ब्रिटेन के सोल्जर्स है वो आपस में मिल रहे थे, और जिम बोल रहे कि मैं भी उसमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस इन द मिडल ऑफ द वॉर, वी वर मेकिंग पीस। मैं भी इस चीज का हिस्सा था, और इस वॉर के, इस युद्ध के बीच में हम क्या कर रहे थे, शांति स्थापित करना चाह रहे थे। हम चाह रहे थे कि पीस हो जाए, हर जगह शांति हो जाए। यू कैन नॉट इमेजिन, dearest Connie, my feeling as I looked into the eyes of Fitz officer who approached me, hand outstretched. Hans Wolf, he said, gripping my hand warmly and holding it. प्यारी कोनी, तुम ये इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मैं कैसा फील कर रहा था, मेरी उस वक्त क्या फीलिंग थी जब फीट्स के ऑफिसर जो मेरी तरफ आ रहे थे और उन्होंने मेरे साथ क्या किया, हैंड आउट स्ट्रेच मीन्स हाथ मिलाना। और वो कौन थे, हैंस वोल्फ। उन्होंने कहा कि उनका नाम क्या है, हैंस वोल्फ है। उनका हाथ बहुत ज़्यादा क्या कर रहा था, वार्मथ दे रहा था। किसको, मिस्टर जिम को। आई एम फ्रॉम डजलड्रॉफ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। ये जो मिस्टर हैंस वोल्फ है, मिस्टर वोल्फ है, ये मिस्टर जिम को बता रहे हैं कि मैं डजलड्रॉफ में रहता हूँ और मैं क्या करता हूँ, ऑर्केस्ट्रा में शेलो। शेलो एक पियानो, वायलिन की तरह ही एक इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, और वो क्या करते हैं, मिस्टर वोल्फ उसको प्ले करते हैं। वो एक सेलो प्लेयर है, एक सेलो प्लेयर है, ऐसा वो बताते हैं। और साथ ही साथ वो मिस्टर जिम को क्रिसमस पे विश करते हैं। Captain Jim McPherson, I replied, and a happy Christmas to you too. I am a school teacher from Dorset in the west of England. अब मिस्टर जिम बोलते हैं कि मेरा नाम मैं कैप्टन जिम मैकपर्सन हूँ, और तुमको भी क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं क्या हूँ, डोरजेट में एक टीचर हूँ, एक स्कूल में टीचर हूँ। डोरजेट कहाँ है, वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। Oh, Dorset, he smiled. I know this place. I know it very well. तो अब मिस्टर वोल्फ बोल रहे हैं, अच्छा तुम डोरसेट में रहते हो, मैं तो उस जगह को बहुत अच्छे से जानता हूँ। We shared my rum ration and his excellent sauces. रम एक तरह की वाइन होती है, शराब होती है। रेशन मीन्स एक साइज होता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स होता है कि इतने ही साइज में दिया जाए। तो जो रम रेसन है मीन्स जो पर्टिकुलर साइज में उनकी पास जो वाइन थी मिस्टर जिम के पास, और मिस्टर वोल्फ के पास क्या थे, सोजेस। सोजेस एक तरह की नॉन वेजिटेरियन डिश होती थी है। उन्होंने आपस में क्या क्या शेयर किया। एंड वी टॉक्ड, कॉनी, हाउ वी टॉक्ड, और हमने क्या की, बातचीत की। मीन्स यहाँ पर मिस्टर जिम बहुत अनयूजुअल फील कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत अजीब सा फील कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने दुश्मन आर्मी के कैप्टन से बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ बैठ करके वाइन पी रहे हैं, उनके साथ बैठ करके सोजेस एंजॉय कर रहे हैं। He spoke almost perfect English, but it turned out that he had never set foot in Dorset, never even been to England. वो बहुत ही अच्छा इंग्लिश बोल रहे थे। टोनी, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि हम किस तरह से बात कर रहे थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो जर्मनी के सोल्जर से, वो भी बहुत अच्छा इंग्लिश बोल रहे थे। बट उन्होंने बताया कि वो कभी भी डोरजेट नहीं आए, ना ही उन्होंने कभी इंग्लैंड देखा है। He had learned all he knew of England from school and from reading books in English. तो आगे मिस्टर जिम लिख रहे हैं कि मिस्टर वोल्फ ने उन्हें बताया कि उन्होंने जितना कुछ भी इंग्लैंड के बारे में सीखा है, जाना है, वो सिर्फ उन्होंने कहाँ से सीखा है, उनकी स्कूल में जो उनकी बुक्स में पढ़ाया गया है उससे सीखा है। His favorite writer was Thomas Hardy. His favorite book was Four from the Madding Crowd. So out there is no man lands. We talked of Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset. तो आगे बोल रहे हैं मिस्टर जिम कि मिस्टर वोफ ने उसको बताया कि उनका जो फेमस राइटर है वो कौन है, थॉमस हार्डी है, और उनकी फेवरेट बुक कौन सी है, फोर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। तो उस नो मैन लैंड पर बैठ करके हमने बहुत सारी बातें की, डोरजेट के बारे में बातें की। एंड व्हाट इज द फोर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये
थॉमस हार्डी का लिखा हुआ एक फेमस स्टोरी है और इसी स्टोरी के कुछ कैरेक्टर यहाँ पर गिवन है, बेथसेबा, गैब्रियल ओक एंड सर्जेंट ट्रॉय। तो ये इसी स्टोरी के सपोज कि एक बेथसेबा जो है इस स्टोरी की हीरोइन है, सर्जेंट ट्रॉय इस स्टोरी का हीरो है। तो इन कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया इन्होंने, डॉर्जेट के बारे में डिस्कस किया। तो इस तरह से मिस्टर जिम बता रहे हैं कि उन्होंने मिस्टर वोल्फ के साथ क्या क्या बातें की। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन बोर्न जस्ट 6 months एगो। आगे मिस्टर जिम बोल रहे हैं कि मिस्टर वोल्फ ने बताया कि उनकी एक वाइफ है और एक 6 महीने का उनका बेटा भी है। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर huddles of khaki and grey everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking and eating। और जैसे ही राइटर मिस्टर जिम ने यहाँ वहाँ देखा तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे खाकी और ग्रे कलर के जो कोट्स पहने हुए बहुत सारे सोल्जर्स हैं जो आपस में हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, साथ में खा पी रहे हैं। Henceforth and I shared what was left of your wonderful Christmas cake, कोनी। आगे बोल रहे हैं मिस्टर जिम कि मैंने और मिस्टर वोल्फ ने तो जो तुमने बनाया था बहुत ही वंडरफुल क्रिसमस केक वो भी हमने शेयर किया। He thought the marzipan was the best he had ever tasted। What is marzipan here? marzipan एक तरह का कवरिंग होता है जो केक पर किया जाता है, जो एग, शुगर और आलमंड से बनाया जाता है। मार्जिपेन केक के ऊपर किया गया कवरिंग है। तो मिस्टर वोल्फ को जो कोनी के हाथ का केक था उसका मार्जिपेन बहुत अच्छा लगा। वो बोल रहे हैं कि इससे अच्छा मार्जिपेन उन्होंने कभी भी टेस्ट भी नहीं किया। आई एग्रीड, वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी। तो जो मार्जिपेन है, कोनी के हाथ का जो मार्जिपेन है, ये तो मिस्टर जिम को यानी उनके हस्बैंड को भी बहुत ज्यादा पसंद है। तो वो भी एग्री करते हैं कि हाँ मेरी वाइफ बहुत अच्छा केक बनाती है, बहुत अच्छा मार्जिपेन बनाती है। तो बोल रहे हैं कि मैं उनकी हर एक बात से एग्री कर रहा था और वो भी मेरी हर एक बात से एग्री कर रहे थे। ऑल्दो वी आर इनेमीज, हम दोनों क्या है आपस में दुश्मन है। एक जर्मनी का सोल्जर है, एक ब्रिटेन का सोल्जर है और दोनों के बीच में क्या चल रहा है, वॉर चल रहा है। फिर भी हम बैठ करके बातें कर रहे हैं और हमारे जो थॉट्स है वो भी क्या है, एक जैसे हैं। There never was a Christmas party like it, कोनी। और आगे मिस्टर जिम लिख रहे हैं कि आज से पहले इससे अच्छी क्रिसमस पार्टी कभी भी मैंने नहीं देखी। Then someone I don't know who brought out a football। अब बीच में कोई एक फुटबॉल ले आया। Great coats were dumped in piles to make goal post। अब जो कोट्स थे उनके, जो आर्मी के ड्रेसेस थे, अब इन्होंने क्या किया, अपने अपने कोट्स को उतार करके पाइल्स बना दी। पाइल्स मीन्स होता है ढेरी बना देना। तो 2 ढेरियां बना दी, एक इधर और एक इधर। एक साइड जर्मनी के कोट्स रख दिए सब, एक साइड ब्रिटेन के सोल्जर ने अपने कोट्स रख दिए, ताकि उन्होंने क्या बना लिया, गोल पोस्ट बना लिया। अब वो क्या करने वाले हैं, वहां पर फुटबॉल खेलने वाले हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फिट्स आउट इन द मिडिल ऑफ नो मैंस लैंड। और अगली चीज क्या पता चल रही है यहाँ पर मिस्टर जिम को कि टॉमी और फिट्स यानी कि ब्रिटेन के सोल्जर्स और जर्मनी के जो सोल्जर्स है, अब वो क्या करेंगे, आपस में फुटबॉल मैच खेलेंगे। कहां पर, उस नो मैन लैंड पर। Hans Wolf and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything। अब मिस्टर वोल्फ और मिस्टर जिम क्या कर रहे हैं, दोनों मैच को देख रहे हैं, चेयर कर रहे हैं, क्लैप कर रहे हैं, अपने फीट को स्टाम्प कर रहे हैं, मतलब पैर को भी नीचे जमीन पर ठोकना, जिससे क्या हो, थोड़ी वार्मथ आए, बिकॉज क्योंकि कोल्ड मौसम है बहुत ज्यादा, इसलिए। There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us। अब एक मोमेंट ऐसा था कि जब मिस्टर वोल्फ और मिस्टर जिम साथ में बैठ करके उस मैच को एंजॉय कर रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं हमारी ब्रीथ्स मतलब हमारी सांसें क्या हो रही थी, मिंगलिंग यानी मिल रही थी उस एयर में। तो दुश्मन एक साथ बैठ करके यहाँ पर क्या हो रहे हैं, बातें कर रहे हैं। He saw it too and smiled। Jim McPherson, he said after a while, I think is how we should resolve this war। A football match, no one dies in football match and no children were orphaned and no wives become widow। अब आगे वो क्या करते हैं, मिस्टर वोल्फ मिस्टर जिम को एक आइडिया देते हैं कि हम क्या करते हैं, इसी तरह से इस वॉर को भी रिजोल्व कर लेते हैं, वॉर को भी सुलझा लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक फुटबॉल मैच रख लेते हैं
ब्रिटेन और जर्मनी के सोल्जर्स का, और जो जीता वो वॉर भी जीत जाएगा और जो हारा वो वॉर में भी हार जाएगा, ऐसा मिस्टर वॉल्फ कहते हैं। वो बोलते हैं कि क्योंकि फुटबॉल मैच में कोई भी सोल्जर्स मरेगा नहीं और किसी के भी बच्चे ऑर्फन नहीं होंगे, अनाथ नहीं होंगे, और किसी की भी वाइफ विडो नहीं होगी, मीन्स विधवा नहीं होगी। तो इससे अच्छा, वॉर लड़ने से अच्छा तो क्या कर लेते हैं, एक फुटबॉल मैच खेल लेते हैं। आई डिड प्रिपेयर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, then we Tommies could be sure of winning. Probably we laughed at that and together we watched the game. तो आगे मिस्टर जिम बोलते हैं कि मैं तो क्रिकेट प्रिफेयर करूंगा क्योंकि हमारी कंट्री के जो लोग हैं, हम टॉमीज जो है क्रिकेट में ज़्यादा अच्छे हैं। तो हो सकता है कि अगर क्रिकेट का मैच हो तो हमारे जीतने के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। और ऐसी बात पर वो दोनों क्या करने लगे, हंसने लगे और गेम को एंजॉय कर रहे थे। सैड टू से, देखिए यहाँ पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि दोनों आर्मीज के जो सोल्जर है वो क्या कर रहे हैं, फुटबॉल मैच खेल रहे हैं। सेड टू से कोनी, फीड्स वॉन 2 goals to 1, but as Hans Wolf generously said, our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair. आगे मिस्टर जिम लिख रहे हैं कि बहुत दुख की से मैं तुम्हें बता रहा हूँ कोनी कि जो फिड्स थे यानी जो जर्मनी के सोल्जर्स थे वो फुटबॉल मैच में जीत गए, 2 गोल से वो जीत गए और हमारा एक ही गोल हो पाया था। बट मिस्टर वोल्फ ने, जो जर्मनी के कैप्टन थे, उन्होंने बताया, बड़े ही फेयरफुली उन्होंने डिसीजन लेते हुए कहा कि जो जर्मनी का गोल था वो क्या था, छोटा था, गोल वाइडर जो था, गोल पीट जो था वो छोटा था, और जो ब्रिटेन का जो गोलपीट था वो बड़ा था, उनकी जो पाइल्स थी वो बड़ी थी, इसीलिए वो हार गए। तो ये क्वाइट फेयर डिसीजन नहीं होगा, दोनों के बीच में बराबरी का मुकाबला नहीं था। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड, द स्नैप्स एंड द रम एंड द सोजेस। अब समय आ गया था, गेम भी फिनिश हो चुका था और जो भी नाश्ता था, जो भी वाइन्स थी वो तो पहले ही खत्म हो चुकी थी। had long since run out and we knew it was all over. अब सभी क्या कर रहे थे, सब कुछ खत्म हो चुका था और दोनों को पता था, मिस्टर वॉल्फ को पता था, मिस्टर जिम को पता था कि अब कुछ सब कुछ क्या हो गया, फिर से खत्म हो गया। I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home. अब उन्होंने मिस्टर हैंस वोल्फ को विश किया, मिस्टर जिम ने, कि मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी तुम्हारी फैमिली से मिलो, ये जो लड़ाई है जल्दी खत्म हो जाए और हम सब क्या हो जाए, जल्दी अपने अपने घर को चले जाए। आई थिंक दैट इट वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट ऑन बोथ साइड्स, हैंस वोल्फ सेड। अब हैंस वोल्फ ने कहा कि मुझे लगता है कि दोनों साइड्स का, मीन्स ब्रिटेन और जर्मनी, दोनों साइड के जो सोल्जर्स हैं उसमें से हर एक सोल्जर यही चाहता है कि ये जो वॉर है ये जल्दी खत्म हो जाए और सभी जिंदा अपने घर को लौट जाए। टेक केयर जिम मैकपर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, नो यू। ही सैल्यूटेड एंड वॉक्ड अवे फ्रॉम मी स्लोली एंड अनविलिंगली। अनविलिंगली मतलब जिसको करने की आपकी इच्छा नहीं है, बिना इच्छा से आप कोई काम करे उसे कहते हैं अनविलिंगली। तो आगे मिस्टर वॉल्फ बोलते हैं कि तुम भी तुम्हारा ख्याल रखना मिस्टर जिम, और फिर वो क्या करते हैं, बोलते हैं कि मैं इस मोमेंट को और तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। देन मिस्टर वॉल्फ मिस्टर जिम को सैल्यूट करते हैं और धीरे धीरे अपनी आर्मी को लेकर के वो पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं, जबकि वो ऐसा चाहते नहीं है। आई फेल्ट ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकम one of the hundreds of grey coated men drifting back towards their trenches. मिस्टर जिम ने देखा कि मिस्टर वोल्फ ने पीछे मुड़ करके फिर से एक बार उन्हें बाय किया और फिर देखा कि सभी हंड्रेड्स ऑफ जो सोल्जर्स थे, ग्रे कोटेड जो जर्मनी के सोल्जर्स थे, वो अगेन अपने ट्रेंचेस में जाकर के, अपनी पोजीशन पर जाकर के खड़े हो गए। दैट नाइट बैक इन आवर dugouts we heard them singing a choral and singing it quite beautifully. अब वो जो ब्रिटेन के सोल्जर्स थे वो भी अपने डगआउट्स में वापस आ गए। डगआउट्स मीन्स अगेन द शेल्टर मेड फॉर द सोल्जर्स, खड्डे बना करके जो शेल्टर उनके लिए बनाई जाती है उसी को डगआउट या ट्रेंचेस, दोनों सेम ही चीज है। और उन्होंने देखा कि जो जर्मनी के सोल्जर्स है अब वो क्या कर रहे हैं, कैरोल गा रहे हैं। कैरोल क्या होते हैं, क्रिसमस सॉन्ग्स होते हैं।
इट वॉज स्लाइट नेच साइलेंस नाइट। कौन सा कैरोल गा रहे हैं वो? साइलेंट नाइट, ये सॉन्ग का नेम है। अवर बॉयज गेव देम अ राउजिंग चोरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच्ड। अब यहाँ से जो जर्मनी के सोल्जर्स तो गा ही रहे हैं साइलेंट नाइट्स, और इधर से ब्रिटेन के सोल्जर्स भी गा रहे हैं एक चोरस, वाइल शेफर्ड वॉच्ड। वी एक्सचेंज्ड कैरोल फॉर अ while and then we all fell silent. We had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live. कुछ देर तक तो दोनों आर्मीज क्या कर रही थी? कैरोल्स गा रही थी, एंजॉय कर रही थी, और धीरे धीरे सभी क्या हो गए? साइलेंट हो गए, सभी सो गए। ये सभी क्या चाहते थे? इस पीस के टाइम को, इस गुडविल को सभी चाहते थे कि इसी तरह का टाइम आ जाए। और ये टाइम क्या था? मिस्टर जिम के लिए ट्रेजर हो गया था, और जब तक वो जिंदा रहेंगे उस चीज को वो याद करते रहेंगे। डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंस एंड टेरिबल मेमोरी। आगे वो लिख रहे हैं कि डियरेस्ट कोनी, जब अगले साल क्रिसमस आएगा उस टाइम तक ये सब वॉर क्या हो चुकी होगी? खत्म हो चुकी होगी, और ये टाइम सिर्फ क्या हो जाएगा? एक याद बन करके रह जाएगा। I know from all that happened today how much both armies long for peace. We shall be together again soon and I am sure of it. आगे बोलते हैं कि आज जो कुछ भी हुआ उससे दोनों आर्मीज के सोल्जर सिर्फ और सिर्फ क्या चाहते हैं? लॉन्ग मीन्स किसी चीज की इच्छा करना। वो दोनों आर्मीज क्या चाहती है? पीस चाहती है, शांति चाहती है, और बहुत ही जल्दी हम दोनों क्या होंगे? एक साथ होंगे, और मैं श्योर हूं कि ऐसा होगा। ये वॉर खत्म होगा और मैं घर लौट करके आऊंगा। योर लविंग जिम। और इस तरह से मिस्टर जिम ने अपने लेटर को फिनिश कर दिया। तो सेकेंड पार्ट में हमने ये देखा कि उस लेटर में क्या लिखा था। मिसेस कोनी को, यानी अपनी वाइफ को, मिस्टर जिम ने किस तरह से उन्होंने ड्यूरिंग वॉर ये क्रिसमस सेलिब्रेट किया है, इसके बारे में इसका डिस्क्रिप्शन लिखा था। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं आगे क्या हुआ। I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. अब राइटर ने क्या किया? इस लेटर को फिर से फोल्ड कर दिया, और जिस एनवेलप में, जिस लिफाफे में ये लेटर था, उसी लिफाफे में इस लेटर को वापस से रख दिया। I kept awake all night. By morning I knew what I had to do. अब राइटर को पूरी रात नींद नहीं आई। वो मिस्टर जेम और मिसेस कोनी के बारे में ही पूरी रात सोचते रहे होंगे ऑब्वियसली, कि वो अपनी वाइफ से फिर मिले होंगे या नहीं मिले होंगे। सुबह उठ करके उन्हें पता ही था कि अब उन्हें क्या करना है। I drove into Bridport just a few miles away. I asked a boy walking his dog where Cooper Beaches was. अब उन्होंने ड्राइविंग करके गए फिर से कहाँ पर? ब्रिडपोर्ट, जहां से उन्होंने वो टेबल खरीदा था, वो डेस्क खरीदा था, क्योंकि वो उनके एरिया से कुछ ही माइल्स की दूरी पर था। वहां पर एक लड़का जो अपने डॉग के साथ घूम रहा था, उससे पूछा कि कूपर बीचेस कहाँ पर है? व्हाट इज कूपर बीचेस? कूपर बीचेस एक तरह का पेड़ होता है, तो प्रोबेबली उस एरिया में ये वाले पेड़ ज्यादा होंगे, इसलिए उस एरिया का नाम क्या रख दिया गया है? कूपर बीचेस। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न आउट शेल। जिस घर का पता वहां पर लिखा था उस लेटर पर, हाउस नंबर 12 कूपर बीचेस, वो घर अब कुछ नहीं बचा था, सिर्फ एक खोखला खंडर हो गया था। सिर्फ वहां पर एक खोखली शेल बची थी। द रूफ वॉज गेपिंग एंड द विंडोज बोर्डेड अप। रूफ वॉज गैपिंग मीन्स रूफ तो थी नहीं वहां पर, पूरी की पूरी गैप थी वहां पर, और विंडोज को क्या किया गया था? ब्रोडेड अप। ब्रोडेड मीन्स किसी चीज से कवर करना या ढकना। I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of a Mrs. McPherson. अब राइटर ने क्या किया? अगले दरवाजे पर जो 12 नंबर हाउस था उसको छोड़ करके नेक्स्ट डोर को नॉक किया और पूछने की कोशिश की अगर कोई मिसेस मैकपर्सन के बारे में कुछ जानता है तो उन्हें बताए। ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ही न्यू हर वेल। तो वहां से जो ओल्ड मैन बाहर आया था अपने स्लीपर्स में, उसने कहा कि हाँ हाँ मैं बिल्कुल जानता हूँ, मिसेस मैकपर्सन को जानता हूँ। अ लवली ओल्ड लेडी, ही टोल्ड मी, अ बिट मडल हेडेड, but at her age she was entitled to be, wasn't she? 101 year old। बोलते हैं वो जो ओल्ड मैन बाहर आया है जो मिसेस
मैकफर्सन को जानता है वो बोल रहा है कि हाँ बहुत ही प्यारी ओल्ड लेडी है, बट वो थोड़ी मडल्ड हेडेड है। मडल्ड हेडेड मीन्स वो कंफ्यूज्ड रहती है, अब उनके जो दिमागी संतुलन है वो ठीक नहीं है। बट इस एज में तो हो ही जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओल्ड है। वो कितने साल की हो चुकी है अब? 101 ईयर, मतलब 101 साल की हो चुकी है मिसेस मैकफर्सन। तो इस टाइम पर तो ऑब्वियसली कोई भी कंफ्यूज हो ही जाएगा। She had been in the house when it caught fire. वो घर में ही थी जब घर में आग लगी थी। आगे वो ओल्ड मैन फर्दर डिस्क्रिप्शन देते हुए बता रहा है कि जब घर में आग लगी थी वो घर में ही थी। No one really knew how the fire had started, but it could well have been candles. तो आगे वो ओल्ड मैन बता रहा है कि किसी को नहीं पता कि फायर कैसे शुरू हुई थी, बट हो सकता है कि कैंडल्स यानी जलती हुई मोमबत्ती नीचे गिर गई और उसकी वजह से सारे घर में क्या हो गई थी? आग लग गई थी। She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. तो मिसेस मैकपर्सन जो थी, बोल रहे हैं ओल्ड मैन, कि हमेशा कैंडल्स इस्तेमाल किया करती थी घर में लाइट रखने के लिए, वो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा महंगी होती है, तो इसलिए वो मोमबत्ती से ही अपने घर में रोशनी रखती थी, उजाला रखती थी। द फायरमैन हैड गोट हर out just in time and she was in a nursing home now, he told me. Burlington House on the Dorchester Road on the other side of town. तो उस ओल्ड मैन ने फर्दर राइटर को बताया कि एक फायरमैन ने, जो उस वक्त आग लग गई थी और आग बुझाने के लिए आया था, उसी ने मिसेस मैकफर्सन को वहां से बाहर निकाला और अभी उनको कहाँ भेजा गया है? एक नर्सिंग होम में भेजा गया है। जिस नर्सिंग होम का नाम क्या है? बर्लिंगटन हाउस, जो कहाँ पर है? डोरचेस्टर पर है, जो कि टाउन के दूसरी साइड पर है, इस शहर के दूसरी साइड पर डोरचेस्टर में बर्लिंगटन हाउस नाम के नर्सिंग होम में अभी मिसेस मैकपर्सन रह रही। तो ऐसा राइटर को वहां से पता चल गया है। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ, राइटर को बहुत जल्दी मिल गया बर्लिंगटन हाउस। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angels on the top. अब क्रिसमस है ऑब्वियसली, तो क्रिसमस के लिए यहाँ पर बहुत सारी कलरफुल पेपर चेन्स लगाई गई है और क्रिसमस ट्री को लाइट टर्न किया गया है, उसके ऊपर बहुत सारे लाइट्स लगाए गए हैं। एंड इट वॉज अ लोपसाइड एंगल्स। लोपसाइड एंगल्स मीन्स जो क्रिसमस ट्री है वो थोड़ा सा एक तरफ क्या है? झुका हुआ है। I said I was a friend come to visit Mrs. McPherson to bring her a Christmas present. उन्होंने वहां जाकर के बताया कि वो मिसेस मैकपर्सन के एक फ्रेंड है और वो उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लेकर के आए। I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. अब राइटर क्या देख पा रहे थे कि डाइनिंग रूम में सभी लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और सभी ने पेपर कैप पहन रखी है और सभी क्या कर रहे हैं? सॉन्ग गा रहे हैं, गाने गा रहे हैं। द मार्टर हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। मार्टन मीन्स वहां पर जो रहने वाली लोग हैं, नर्सिंग हाउस में जो भी लोग रह रहे हैं उनका जो केयर टेक करती है, उनको जो टेक केयर करती है, उसकी जो हेड होगी उसी को क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? मार्टन। उसने भी क्या कर रखा था? हेड पहन रखी थी और जैसे ही उसने राइटर को देखा वो बहुत ज्यादा खुश लग रही थी। She even offered me a mince pie. mince pie एक तरह की स्वीट डिश होती है जो क्रिसमस पर बनाई जाती है जनरली। तो उन्होंने क्या किया? मीन्स पाई भी ऑफर किया राइटर को। She walked me along the corridor. Mrs. McPherson is not in with the others, she told me. She is rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. अब वो आगे बताती है कि मिसेस मैकफर्सन यहाँ पर हमारे साथ नहीं है, वो क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं कर रही है क्योंकि वो आज बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी और ज्यादा कंफ्यूज लग रही थी। तो हमने सोचा कि उनका रेस्ट करना ज्यादा बेटर रहेगा, इसीलिए उनको क्या किया है? रेस्ट रूम में रखा है, वो रेस्ट कर रही है। She has no family, you know, no one visit, so I am sure she will be only too pleased to see you. तो आगे बताती है वो मार्टर कि मिसेस मैकफर्सन की कोई फैमिली नहीं है, आज तक तो कभी उनसे कोई मिलने भी नहीं आया है, तो मुझे लगता है कि आज तुम मिलने आए हो तो तुम्हें देख करके वो बहुत ज्यादा खुश होगी। She took me into a conservatory which wicker chairs and potted plant
all around and left me. कंजर्वेटरी मीन्स एक ऐसा रूम जिसमें क्या है, सारी दीवारें कांच से बनी हुई है. वीकर चेयर्स मीन्स जो घास फूस की बनी हुई चेयर होती है, घास की स्ट्रोस की बनी हुई चेयर होती है, वैसी चेयर. और पोटेड प्लांट्स मीन्स तो गमले होते ही है. तो कंजर्वेटरी रूम में ले जाकर के उन्होंने छोड़ करके चली गई मार्टन वहां से, मिसेस मैकफर्सन के पास हमारे राइटर को छोड़ करके वो वहां से चली गई. द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप. She had silver white hair pinned into a wispy bun. ये जो ओल्ड लेडी है मिसेस मैकपर्सन, ये क्या कर रही थी, अपनी व्हीलचेयर पर बैठी थी. इनके दोनों हाथ फोल्डेड थे, अपनी लेप में मीन्स गोदी में रखे हुए थे. इनके सिल्वर हेयर से, इंग्लिश में व्हाइट हेयर को व्हाइट हेयर नहीं कहा जाता है, सिल्वर हेयर बोलते हैं. तो इनके व्हाइट हेयर है और पिन्ड इनटू अ विस्पी बन मीन्स बहुत ही सुंदर सा इन्होंने क्या बना रखा है, बन बना रखा है, जूड़ा बना रखा है अपने बालों का. She was gazing out at the garden. Hello, I said. She turned and looked up at me vacantly. Gazing means बड़े ही ध्यान से देखना. वो बड़े ही ध्यान से क्या कर रही थी, गार्डन की तरफ देख रही थी. और जब राइटर ने जाकर के उनसे कहा हेलो, तो वो राइटर की तरफ देखने लगी, बट बिल्कुल वैकेंटली देख रही थी. वैकेंटली देखना मीन्स इमोशनलेस, क्योंकि वो राइटर को जानती नहीं है, तो उनके चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं दिख रहे थे राइटर को देख करके. ना वो खुश थी ना वो दुखी थी. हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई वेंट ऑन, आई फाउंडेड दिस, आई थिंक इट्स योर. तो आगे वो बोलते हैं कोनी हैप्पी क्रिसमस, और मुझे कुछ मिला है और मुझे लगता है कि ये क्या है, ये तुम्हारा है. एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस. जैसे राइटर बोल रहे थे, उनकी आईज मिसेस जो जिम थी, वो लगातार क्या कर रही थी, राइटर को ही देख रही थी. आई ओपन द टीन बॉक्स एंड गेव इट टू हर. अब राइटर ने क्या किया, वो टीन बॉक्स को बाहर निकाला और मिसेस मैकफर्सन को दे दिया. दैट वॉज द मोमेंट हर आईज लीट अप विथ रिकग्नाइजेशन एंड हर फेस बिकम सॉफ्ट विथ अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस. अब जो टीन बॉक्स था, ऑब्वियसली इस टीन बॉक्स को तो मिसेस मैकफर्सन जानती ही थी बहुत अच्छे से. तो जैसे ही उन्होंने उस टीन बॉक्स को देखा, अब उनके चेहरे पर, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी. अब उनको लग रहा था कि इन्होंने इनको क्या कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया, मीन्स इस टीन बॉक्स को उन्होंने पहचान लिया. और उनके फेस पर बिकम सब्स्ट मीन्स होना है किसी चीज से भर जाना, और उनका फेस किससे भर गया था, ग्लो से, खुशी से. चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई थी उस टीन बॉक्स को देख करके. आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग. अब राइटर फर्दर मिसेस मैकफर्सन को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से वो डेस्क उनको मिली और किस तरह से ये लेटर, ये बॉक्स उनको मिला. बट उन्हें बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मिसेस मैकफर्सन उस चीज को सुन रही थी, क्योंकि वो उस टीन बॉक्स को देख करके उसमें खो सी गई थी. वो अब उसका किसी और चीज पर ध्यान ही नहीं था, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा प्रेसियस था. ये उनके हस्बैंड की आखिरी निशानी थी उनके पास. फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली with her fingertips. Stroke the letter tenderly means प्यार से उस लेटर पर अपने हाथ को फेरना. कुछ देर तक तो वो जो मिसेस मैकफर्सन थी वो कुछ नहीं देख कर रही थी, बट फिर वो क्या करने लगी, अपने फिंगर टिप्स से उसको टेंडरली उस लेटर पर कंटिन्यूअसली वो क्या कर रही थी, स्ट्रोक कर रही थी. सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड. हर आईज वर फिल्ड विथ टीयर्स. यू टोल्ड मी you had come home by Christmas, dearest, he said, and here you are, the best Christmas present in the world. Come closer, Jim, dear, sit down. अब देखिए, जो मिसेस जिम है वो 101 ईयर की हो चुकी है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी है और अपने हस्बैंड की याद में खोई हुई है. तो सडनली उन्होंने क्या किया, राइटर का हाथ पकड़ लिया और उनके आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू थे. और वो राइटर से क्या बोल रही है कि तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस पर जरूर आ जाओगे और आज क्रिसमस है और तुम आ भी गए. ये तो मेरे लिए क्रिसमस का सबसे बेस्ट प्रेजेंट है. आओ जिम, मेरे पास आकर के बैठ जाओ. मीन्स यहाँ पर जो लेडी है वो कंफ्यूज हो गई है, वो अपने पास्ट में चली गई है और वो राइटर को अपना हस्बैंड मिस्टर जिम मैकफर्सन समझ रही है. I sat down beside her and she kissed my cheek and I read your letter so often, Jim, every day.
अब राइटर भी कुछ नहीं बताते उस लेडी को और वो भी उसके पास जाकर के बैठ जाते हैं और लेडी क्या करती है, राइटर के चिक पर किस करती है और आगे वो बोलती है कि मैं तुम्हारा लेटर रोज पढ़ती हूँ, तुम्हारे इस लेटर को मैंने रोज पढ़ा है। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, इट ऑलवेज मेड मी फील you were with me and now you were back, you can read it to me yourself। तो आगे वो बोलती है कि जब भी मैं ये लेटर को पढ़ती थी मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि तुम मेरे पास नहीं हो, और आज तो तुम सचमुच मेरे पास आ गए हो, तो मैं आज तुम्हारी आवाज सुनना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी आवाज मेरे कानों में पड़े, तो क्या प्लीज तुम ये लेटर मेरे लिए पढ़ोगे? वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर, क्या तुम मेरे लिए प्लीज ये करोगे जिम? आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं फिर से एक बार तुम्हारी आवाज सुनना चाहती हूँ। आई हैड लव दैट सो मच, मैं तुम्हारी वॉइस से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी एंड आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मार्जिपेन ऑल अराउंड, आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपेन। आगे वो बोल रही है कि पहले तुम मुझे लेटर पढ़ के सुना दो, उसके बाद फिर हम चाय पियेंगे और मैंने तुम्हारे लिए क्रिसमस केक भी बना के रखा है, और मुझे तो पता ही है कि तुम्हें मार्जिपेन कितना पसंद है, इसलिए मैंने उस पर बहुत ही अच्छा क्या बनाया है, मार्जिपेन भी बनाया है। तो यहाँ पर राइटर ने बहुत ही अच्छे से एक लेडी के अपने हस्बैंड से दूर जाने की फीलिंग्स को डिस्क्राइब किया है इन द पार्ट 3, और वो कैसे उस तरह उसका क्या कर रही है, वेट कर रही है। और इस स्टोरी से हमें क्या मोरल मिलता है कि कभी भी कोई भी वॉर नहीं होने चाहिए, क्योंकि वॉर में क्या होता है, बहुत सारे जो चिल्ड्रन है वो ऑर्फन हो जाते हैं और बहुत सारी जो वाइफ्स है वो विडो हो जाती है। आई होप कि आप लोगों को तीनों पार्ट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू।